हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम बायो क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक ही लेक्चर में और विद इन 15 टू 20 मिनट्स हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये हम एस ब्लॉक के अंदर कंसीडर करते हैं, इसको हम पी ब्लॉक में कंसीडर करते हैं, और जो ये है सारा, ठीक है, इसको हम डी ब्लॉक के अंदर कंसीडर करते हैं, और ये हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। अब अगर मैं बात करूं, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल जो होता है वो फुली फिल्ड नहीं होता, ठीक है, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर एडेड हैं। इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो जिंक की 3d10, और कैडमियम के केस में 4d10, और Hg के केस में 5d10 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। तो ये फुल्ली फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल, तो हम इनको ट्रांजिशन के अंदर नहीं कंसीडर करते। बट मतलब एक जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, वैसे ही इनको भी हमने अरेंजमेंट के लिए साइंटिस्ट ने अटैच कर रखा है, ठीक है। और उससे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्कैंडियम के नीचे क्या आ रहा है, या किस किस एलिमेंट के नीचे कौन सा है, या किस एलिमेंट के साइड पे कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर शुरू करने से पहले। और आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से रिवाइज हो चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, एक और बात कि ये जो सीरीज है हमारे पास, इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, इसको 4D सीरीज बोलते हैं, क्योंकि 3D फील होता है इसमें, 4D और इसमें 5D। आप अगर देखोगे, ये 3D यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से शुरू होती हैं 5D सीरीज के इधर। अ, ये हमारे पास 4F, ये हमारे पास एफ वाले एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, लाइक यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। पहले एफ ब्लॉक आता है एंड देन फिर ये स्टार्ट होता है। पहले यहाँ पर एफ ब्लॉक आएगा एंड देन ये हमने सारे पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले आती है हमारे पास बारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, n-1d 1 to 10 और n-s 0 to 2। वैसे तो 1 to 2 होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको इससे ये पता होना चाहिए, एन का मतलब होता है वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल और n-1 वैलेंस शेल से एक नंबर कम की जो होती है उसको हम पेनल्टी मेट शेल बोल देते हैं, ठीक है। और अगर n-2 कहीं पे होगी, जो कि एफ ब्लॉक में आप देखोगे, उसको हम एंटी पेनल्टी मेट शेल बोल देते हैं। एंटी पेनल्टी मेट, ये हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर बता रखी होती है, इससे आगे की आपने फिल करनी होती है। अब बारी आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अब हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है। अगर मैं आपको सिंपली ये सारा मैं रब कर देती हूँ, अगर मैं आपको सिंपली ये फर्स्ट 3D सीरीज के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर आप 3D1 भरते हो, 3D2, 3D3, 3D4 और यहाँ पर ये 5 हो जाता है। कैसे होता है 5? ये देखो, 1 2 3 4, ये 3D, और यहाँ पर 4s2 होता है। तो ऐसे ये यहाँ पर आ जाता है, और अल्टीमेटली हमारे पास ऐसा हो जाता है। तो 3D5 हो जाता है, 4s1 हो जाता है, यहाँ पर भी 3D5, ऐसे 3D6, 3D7, 3D8, 9, ठीक है। 9 की यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ 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 पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लाइक यहाँ पर 6 अगर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाए तो पेयरिंग वाले बढ़ गए, अनपेयर्ड वाले कम होते जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान दो। तो जितने यहाँ पर अनपेयर्ड बचेंगे उतने ही तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा वहां पर बॉन्ड बनेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, उतना ही ज्यादा मेटेलिक और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन,
हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन। ये भी यही रीज़न है सेम कि मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जैसे मान लो सॉलिड से आपने किसी को गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसके मेटेलिक बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जो कि मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये एंथैल्पीज भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके बाद अगर बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल शो करते हैं। वेरिएबल मतलब बहुत सारी, ठीक है। ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ns n-1d इलेक्ट्रॉन्स हायर इन 3d सीरीज मैग्नीज, ठीक है। अब ये सारी जो बातें बोली हैं, अब इनको समझो। अगर मैं मान लो बात करती हूँ स्कैंडियम की, ठीक है, स्कैंडियम या टाइटेनियम की, वेनेडियम, किसी की बात करते हैं। टाइटेनियम होता 22 नंबर पे, तो आप क्या भरते हो, 3D ऐसे भर देते हो, ठीक है। यहाँ पर आप वेकेंट रख देते हो और ये 4s ऐसा आ जाता है। अब क्या होता है कि n-1d, ये हमारे पास बाहर वाला वैलेंस शेल 4 है, ये ns है, और ये n-1d है टाइटेनियम के केस के लिए। अब अगर देखा जाए, इनकी एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जी होती है, ठीक है। जब सिमिलर एनर्जी होती है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। और इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी वेरिएबल हो जाती है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं, क्योंकि ये भी अवेलेबल है बॉन्डिंग बनाने के लिए। अगर ये वाला मूव हो जाए, जैसे क्रोमियम के केस में होता है, अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम की बात करूँ, ठीक है, ये 24 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा क्रोमियम के केस में। अब ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी वरी कर रही है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो +2 से +7 तक ये शो करते हैं, ठीक है। अब प्लस मैग्नीज जो होता है, ये +7 तक भी लास्ट जो शो कर रहा होता है, सबसे हायर ये शो करता है मैग्नीज, ठीक। अब आपको जैसे से ये पता होना चाहिए कि साथ साथ आप देखते जाओ, मैग्नीज है, मैग्नीज कितने नंबर पे आता है, हमारे पास 25 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 4s, ये 4s और 3d 5। अब आपको ना जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको समझ आनी चाहिए, मैग्नीज से पहले जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, लाइक क्रोमियम की, ये मैंने क्रोमियम की करके दिखाई हुई है, ठीक है। अब अगर देखो क्रोमियम के केस में अगर आप देख रहे हो, तो ये हाफ फिल्ड है, हमारे पास हाफ फिल्ड है, ये यहाँ पर पेयरिंग के लिए रेडी है। अब इधर देखें, ये हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये ऑलरेडी दोनों ही भरे पड़े हैं, ये भी स्टेबल एक किस्म के होंगे। तो ये जो होता है मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा सा पीछे रहता है मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज क्यों पीछे रहता है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड सेटिस्फाइड है और ऊपर से आगे वाला भी रेडी नहीं है बॉन्डिंग बनाने के लिए। लेकिन क्रोमियम या और जितने भी हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक बिफोर मैग्नीज वाले, वो सारे रेडी होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से रेडी होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। और बाद वाले भी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों, आफ्टर वालों के पास भी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी के हिसाब से वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब और अगर मैं बात करूँ जिंक, कैडमियम और मरकरी की, इस ये जो होता है जैसे 3d10, 4d10, 5d10 होता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये भी फुलफिल्ड होती है, तो फुलफिल्ड है, ये भी रेडी नहीं है, तो ये थोड़ा सा मतलब अपनी मर्जी करते हैं एक किस्म की, और ये रेडी नहीं होते बॉन्ड बनाने के लिए, और इतनी ज़्यादा नहीं मेटेलिक बॉन्ड बनाते। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो कभी हम जो भी साइंस टीचर वेरी ग्रूअर, ठीक है, मैं उसके बाद आता है मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे करके हमने ये 3D सीरीज मैंने लिखी। तो क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है, हम लेफ्ट टू राइट जैसे ही जा रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है शुरू में, मिडवे जैसे ही आ जाता है तो ये रिमेन सेम हो जाता है, ठीक है, रिमेन सेम हो गया। अब उसके बाद एंडिंग में जैसे ही जाता है तो फिर से ये इंक्रीज करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आपको पता है न्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, साइज डिक्रीज करता है। इधर साइज मिडवे में साइज सेम क्यों रह जाता है, तो आपको पता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होती है। उसके बाद वाले के केस में क्या होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो डी ट्रांजिशन भी होने लग जाता है, ठीक है। डी ट्रांजिशन होने लग गया, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग गया, जिसकी वजह से ये साइज जो होता है, खासकर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग जाता है, उसकी वजह से ये एटॉमिक रेडियाई हमारा इंक्रीज होने लग जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज मेटल आयंस, अवेलेबिलिटी ऑफ empty d orbitals to accept lone pair of electron donated by the ligands। अब इनकी खासियत क्या होती है, ये जो मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल, ये लिगेंड्स होते हैं कुछ, ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पे ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे होते हैं, एल से अगर मैं शो करूँ, एक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स इनको देंगे और एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज हाई है इनका। अब इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है मेटल के पास, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है डी। आपने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ कुछ खाली होता है एरिया, तो तभी इसने यहाँ पर डोनेट किया, और इसके पास एक्स्ट्रा है तभी वो दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज को, बेसिक चीजों को समझिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब अगर बात आती है कलर्ड कंपाउंड्स की, कलर्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई पड़े हुए हैं। अब जैसे कि ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल आगे CFT के अंदर आप पढ़ोगे स्प्लिट हो जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कुछ नीचे होते हैं कुछ ऊपर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं, ठीक है। जब ये नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में डी ट्रांजिशन शो होती है और कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये हम बात करें तो अब उसके बाद है अलोय फॉर्मेशन। अब अलोय फॉर्मेशन क्या है, ड्यू टू सिमिलर, अब जितने भी अलोय बनते हैं लाइक ब्रास, ठीक है, ब्रास किसका बनता है, कॉपर और जिंक का बनता है, ठीक है। अब कॉपर और जिंक का साइज बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा आसपास होते हैं, ठीक है। निकल कॉपर जिंक, ये 29 और ये 30 नंबर पे आ गया, तो इनके साइज बहुत ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई सिमिलर हैं, तो इसलिए इनके एटम्स एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये एलॉय बनाने के लिए इफेक्टिव होते हैं कोऑर्डिनेशन वाले, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होंगे कि इनके जो लैटिस होता है, जो इनकी ट्रांजिशन मेटल्स का एलिमेंट्स का जो लैटिस है, उस लैटिस के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, जैसे कि ये है लैटिस, तो ऐसे एटम्स यहाँ पर स्फेरिकल फिल हो गए, तो इन बिटवीन जो ये एरिया बचता है वेकेंट स्पेस, इस वेकेंट स्पेस पे कई बार क्या होता है, पी ब्लॉक वाले बोरोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब आने लग जाते हैं। जब ये इन स्पेसेस को फिलअप करते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करनी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता है कि इनके अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड ही बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर किसी केस में पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो डायामैग्नेटिक वो फीचर होता है, डायामैग्नेटिक। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि कई केसेस के अंदर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं और साथ में अनपेयर्ड भी मिलते हैं, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अनपेयर्ड, पहले अनपेयर्ड देखो, अनपेयर्ड पड़े हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैरामैग्नेटिक ही केस होगा, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल आयंस the compounds are paramagnetic due to presence of unpaired electron in n-1d orbitals and it is calculated by using this formula। और ये बोहर मैग्नेटोन की यूनिट होती है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद एक आता है, क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक, वाइल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आर एम्फोटेरिक। अब यहाँ पर इस ऑक्साइड के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +8/3 है, यहाँ +4 और +7। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। इन बिटवीन वाले एम्फोटेरिक मतलब बेसिक और एसिडिक मीडियम दोनों ही शो करेंगे करेक्टरिस्टिक, और कम होगी तो वो बेसिक करेक्टर शो करेगा। अब आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं। अब इसके अंदर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बना कैसे? इसके अंदर डाइक्रोमेट आयन होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब के, यहाँ पर 2K यहाँ पर है ना। ठीक है, अब डाइक्रोमेट आयन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। अब एक और चीज होती है कि डाइक्रोमेट आयन जो होता है ना, ये वैसे तो कलरलेस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कलर्ड होता है। ठीक है, कलर्ड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से ये लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, ये इसको ऑक्सीजन दे जा रहे हैं, और सॉरी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी वजह से ये कलर्ड हो जाता है। अब प्रिपरेशन की अगर बात करें, प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, 3 स्टेप प्रिपरेशन है इसकी। ये फेरोक्रोमेट से स्टार्ट होता है। एक और चीज़, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो। बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं कि ये यहाँ पर ये लगाना है, यहाँ पर फिर ये लगाना है, ये फिर लगाना है। उस जो लगा रहे हो उसका मतलब समझो। अब सबसे पहले फेरोक्रोमेट है, फेरोक्रोमेट से आप क्या बनाओगे? सोडियम क्रोमेट। क्रोमेट तो वही है, सेम है। फेरो से सोडियम आया, मतलब तुमने फेरो हटाया, आयरन हटाई, सोडियम आया, तो सोडियम वाला ही कोई कंपाउंड लोगे ना। ठीक है, अब उसके बाद H2SO4। H2SO4 जब आपने यूज किया, H2SO4 क्या है? एसिड है। एसिड क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। तो मतलब अगर आप सोडियम क्रोमेट के अंदर एसिड डाल दोगे तो वो डाई बन जाएगा। ठीक है, आपने क्रोमेट से डाइक्रोमेट ऐसे बनाना है, H पॉजिटिव डाल के। और अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, किससे? सोडियम डाइक्रोमेट से। अब देखो, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही S ब्लॉक वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सॉल्ट ऐड किया, KCl ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। अब यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया? आपने KCl की है। KCl वाला K वाला करोगे तभी तो पोटेशियम ऐड होगा ना। तो आपको ये 3 स्टेप पता होने चाहिए। 3 स्टेप है ये। पहले आपने Na2CO3 डालना है, फिर H2SO4 डाला। ठीक है, अब और लास्ट में KCl डाल दिया। अब ये चीज़ याद रखो कि CrO4 2 नेगेटिव होता है येलो कलर का, और Cr2O7 मतलब K2Cr2O7 की ये बात कर रहा है, और ये बात हो रही है K2Cr O4 की। ठीक है, ये यहाँ पर ऑरेंज कलर का होता है। कैसे? मैंने आपको अभी यहाँ पर क्या बताया कि H पॉजिटिव आयन डालोगे तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर की हुई है। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने के लिए H पॉजिटिव आयन डाला, और अगर आप OH डाल दोगे तो डाइक्रोमेट से वापस क्रोमेट आयन बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो K2Cr2O7 होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम के ही ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये रिएक्शन आएगी, और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ये कुछ रिएक्शंस हैं जो एग्जाम्स में आ जाती हैं कि आई नेगेटिव के साथ जब K2Cr2O7 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, या SN2+ के साथ जब K2Cr2O7 करेगा रिएक्ट तो क्या होगा। तो आपको इनकी बेसिक पता होना चाहिए कि आई नेगेटिव से क्या होगा। आई नेगेटिव से I2 बनता है, S2 नेगेटिव से S बनेगा, SN2+ से SN4+, Fe2+ से Fe3+, आई एक्स नेगेटिव से हेलोजन नेगेटिव से मतलब हेलोजन का डाई बनेगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3+, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, यहाँ +3, और 2 यूनिट्स है तो मतलब 12 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर किस में गई? 6 में चली गई। ठीक है, अब जितना भी यहाँ पर ये हमने एक रिएक्शन है, तो ये कन्वर्जन्स वाली आपको रिएक्शंस आनी चाहिए। एक तो जब ऐसी कन्वर्जन वाली रिएक्शन आती है, एक रिएक्शन तो यही होती है।
ठीक है। और दूसरी रिएक्शन ये वाली हमने लिखनी होती है, तो इसलिए दोनों ही रिएक्शन आपको आनी चाहिए। मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक तो आपको जैसे कोई भी कन्वर्जन आएगी तो आपको एक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये वाली कन्वर्जन आ रही है, एक रिएक्शन तो इसकी जो डिटेल्ड वाली है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी ये कॉमन तो सबके अंदर आएगी, तो ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए। नहीं कुछ आ रहा, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप सिंपल ये वाली रिएक्शन नंबर 1 पे लिखोगे और दूसरी रिएक्शन ये लिख के आ जाओगे सिंपल। अगर ये वाली आ रही है तो ये वाली आ रही है तो ये, जोन सी भी आ रही है वो रिएक्शन लिख के आ जाओगे, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फुली नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने इन रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4 नेगेटिव, KMnO4। तो KMnO4 क्या होता है? डीप पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 240 डिग्री सेल्सियस। ये मैग्नेट पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन देखो, ये शुरू होता है पायरोलुसाइड से, तो बच्चों को प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही आपने KOH और ऑक्सीजन डाला, पोटेशियम मैग्नेट बन गया। पोटेशियम मैग्नेट से या तो आप क्लोरीन डाल के ये बना दो पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, या आप क्या करो H पॉजिटिव आयन डाल दो, तब भी आपको ये KMnO4 बन जाएगा। कुछ भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, अगर आपको ये ध्यान देना है कि K2Cr2O7 वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक में शो करता था, ये एसिडिक में भी करेगा, न्यूट्रल में भी करेगा। अब एसिडिक के अंदर ये रिएक्शन है इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये कुछ इन इन चीज़ों को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर मैं आपको, ठीक है, ये तो हमने K2Cr2O7 का किया। अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम का आप देखो तो इन चीज़ों को आपने देखना है। यहाँ पर एक चीज़ देखो कि I नेगेटिव को I2 में चेंज कर रहा है। ठीक है, जितने भी सल्फर के ऑक्साइड है, SO2 हो, SO3 हो, उसको SO4 2 नेगेटिव में चेंज करता है। H2O2 हो तो उसको O2 में चेंज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, अब अगर न्यूट्रल मीडियम की बात करें तब उसकी ये रिएक्शन ये हो जाती है। तो आपको एक तो रिएक्शंस दोनों की आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको छोड़ जाओगे कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद आपको ये देखो कि वहां पर आई नेगेटिव से क्या बना था, आई नेगेटिव से I2 बना था, ये चीज थी। अब यहाँ पर क्या है, आई नेगेटिव से IO3 नेगेटिव है, ये तो सेम है, कोई भी सल्फर का ऑक्साइड है इसमें SO4 2 नेगेटिव में ही कर रहा है। ठीक है, बाकी जैसे H2S को S में चेंज कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दो। सेम अगर ऐसी क्वेश्चन आते हैं तो आप इनकी जो डिटेल वाली रिएक्शंस हैं कंप्लीट नोट्स में होती हैं, वो आपने एक रिएक्शन लिखनी होती है और प्लस उसके अंदर ये वाली रिएक्शन को ऐड करना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में देना है। उसके बाद शुरू होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर एक होते हैं 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। 4F को हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स, 5F सीरीज को एक्टिनाइड्स। 4F क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो 4F के अंदर एंटर हो रहा होता है और एक्टिनाइड्स के केस में 5F के अंदर एंटर हो रहा होता है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एन का मतलब होता है वैलेंस शेल। और अगर n-1 की बात करूं तो क्या होगी, पेनल्टीमेट शेल, और ये हमारी होगी एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में देना है। उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम। अब जब हमने f ऑर्बिटल किया, लैंथेनम से ल्यूटीशियम आ रहा था, मतलब पहली 4F सीरीज है, वो कह रहा है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ग्रेजुअल और स्टडी डिक्रीज मतलब लगातार डिक्रीज हो रहा होता है अक्रॉस द पीरियड, इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि एक तो आपको पता है SPDF, ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो F की ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो उसकी वजह से
लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है और रेडियस क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक, उसके बाद होता क्या है, लेंथेनाइड क्या इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये इफेक्ट होता है कि सेपरेशन ऑफ 4f और एलिमेंट्स बिकम डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो 4f के और 4f जितने भी एलिमेंट्स हैं 4f सीरीज वाले, उनको अलग अलग डिस्क्राइब करना तो वो डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद 4d 5d ट्रांजिशन सीरीज हैव सेम एटॉमिक रेडियाई। अब जब मैंने आपको स्टार्ट किया था ये चैप्टर, अगर मैं आपको वापस वहीं पे लेके जाऊं तो ये हमने आज सारा किया है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर आपको वापस लेके आऊं तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास 3D सीरीज होती है 4D और ये हमारे पास 5D होती है। तो यहाँ से शुरू होती है, इधर जो होते हैं हमारे पास क्या आ जाते हैं, एफ ब्लॉक वाले आ जाते हैं। एफ ब्लॉक में 4f वाले आ जाते हैं और यहाँ पर 5f वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो जब 4f वाले मतलब यहाँ होना क्या चाहिए था, जब स्कैंडियम से आप क्या हुए यट्रियम या यट्रियम पे आए तो साइज इंक्रीज होता है। तो उसी हिसाब से जब आप नीचे आओगे तो 5D सीरीज के अंदर तो साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड था, बट हुआ क्या, क्योंकि वहां पर एफ ब्लॉक वाले पहले आ गए जिनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थी। अब क्या हुआ, 4D और 5D का जो साइज है वो एकदम से बराबर के करीब हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम हो गया, समझ गए लेंथेनाइड्स क्योंकि अब बीच में आ चुके हैं। अब बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लेंथेनॉइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड बनता है वो ज़्यादा बेसिक बनता है, मतलब OH बहुत जल्दी अपना दे सकते हैं, बॉन्ड इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ल्यूटीशियम के साथ जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं बहुत ज़्यादा बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीस्ट बेसिक में आ जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, देखो लैंथेनॉइड के अंदर मैंने क्या बोला है आपको कि प्लस एक तो यहाँ पर क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, एक्टेनॉइड्स में एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगी, सेम वही कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, एफ इसमें 5f की वजह से हो जाएगी, इसमें 4f की वजह से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली शो करते हैं और +2 और +4 भी शो कर देते हैं। ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी सारी शो कर रहे हैं। अब आप यहाँ से ही अंदाजा लगा लो कि अब इस ये जो कंपाउंड्स बनाएंगे ये कितने तरह के बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरह के, +3 के हिसाब से, +2 के हिसाब से, +4 के हिसाब से। बट एक्टिनोइड्स की बात करेंगे तो +3 के हिसाब से भी बना सकते हैं, +4 +5 +6 +7 कितने सारे तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स ये ज़्यादा बनाएंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ आयंस ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं और ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वही बात आ गई क्योंकि इसमें +3 +4 और +2 शो हो रहा है। यहाँ पर कितना था, +3 था, +4 था, +5 6 7 इतने सारे थे, तो उसी हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। तो ये ज़्यादा लेस बेसिक होते हैं, ये मोर बेसिक है। ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव हैं इसलिए इनके कंपाउंड्स भी एक मतलब इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये रेडियो एक्टिव हैं। और साथ में आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी मैंने बता दिया, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इन सब का बता चुकी हूँ। तो ये सारा हमारा था ये चैप्टर डी और एफ ब्लॉक। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको मैं फिर से बता दूं इस चैप्टर को करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, बहुत सारी नेट पे आपको मिल जाएंगी वीडियो जिससे आपको पीरियोडिक टेबल का पहले पता होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एफ ब्लॉक के नहीं भी पता कोई बात नहीं। तो स्कैंडियम साइंस टीचर वेरी क्रूअर, यहाँ तक तो ऐसे याद रख लो। उसके बाद मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो ये 30 तक तो वैसे ही आपको लर्न होते हैं। उसके बाद ये नीचे इसके ग्रुप्स क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये ग्रुप का पता लग गया उस और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ ये 3D 4D और ये 5D
5D जैसे ही स्टार्ट होते हैं उससे पहले ही यहाँ पर एफ ब्लॉक आ जाता है। एफ ब्लॉक यहाँ नहीं फिक्स होता, इसलिए उसको नीचे इनर ट्रांजिशन के अंदर हम काउंट कर लेते हैं। एफ ब्लॉक 28 एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर इतना पता लग गया, फिर आपको क्या पता नहीं, आपको सिर्फ ऊपर वाली रो की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर लो। उससे आपको इतना समझ आ जाएगा कि आगे वाले जो शुरुआत वाले होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर बीच वालों में हाफ फील्ड आ जाते हैं, फिर लास्ट वालों में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती है, डी डी ट्रांजिशन होने लग जाती है। ट्रांजिशन होगी तो कलर्ड आयन शो होंगे। अब जो मैग्नीज है इसके पास कंप्लीटली हाफ फील्ड होता है। जब हाफ फील्ड होगा तो ये इतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बनाने में इतना मज़ा नहीं करेगा। जिंक वाली रो पूरी की पूरी ये क्या होती है, फुली फील्ड होती है, इसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बनाने में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और साथ में आपको K2Cr2O7 का पता होना चाहिए, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, और KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग ही काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक में काम करता है, ये एसिडिक और न्यूट्रल दोनों में काम करता है। न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। इनकी प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी प्रिपरेशन 3 स्टेप होती है। इसकी प्रिपरेशन के अंदर मतलब जो आप देखोगे लास्ट में 2 वेज आ रहे हैं। एक बार आप क्लोरीन ऐड कर लो और एक बार H पॉजिटिव आयन ऐड कर लो, दोनों से ही आपको मिल जाएगा। तो और इनकी जो रिएक्शंस है आपको आनी चाहिए, ये बात है। उसके बाद आपको क्या होता है कि लेंथेनॉइड, ठीक है, और एक्टेनॉइड्स के बारे में आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होना चाहिए, उसका रीज़न भी पता होना चाहिए। रीज़न के बाद आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी इसकी भी डेफिनेशन आनी चाहिए। सेम ही होती है, थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो आप देखो। ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड देन आपको क्या पता होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो यहाँ पर है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो शो हो रहा होता है, इन सब चीज़ों को आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको जानना। बेसिक इतनी बातों को पता लग गया, आपको ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।